सकते हैं कि 5000 सालों में जो भी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है आज तक वो कुछ बदली नहीं। हम जो पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य बनते हैं हम, तो आज भी हम वही पढ़ रहे हैं जो 5000 साल पहले लिख के रखा है। दवाई में होता है पारद। पारद आपको पता है मर्क्यूरी इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। डेफिनेटली। क्योंकि आयुर्वेद जो था 5000 साल पहले और आज जो है वो 1/10 है सिर्फ। नाड़ी की जो गति है हमारी, तो ये नाड़ी की गति से जो पुराने वैद्य होते थे वो डायग्नोसिस करते थे इसको हुआ क्या है, इसकी कौन से शरीर के किस भाग में बीमारी है। आयुर्वेद में संहिता में ऐसे कोई पार्ट है यानी चैप्टर्स हम जिसको बोलते हैं, उसमें सिर्फ यही लिखा है कि कल सुबह उठने के बाद रात को सोते वक्त तक आप कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि आप कभी बीमारी नहीं होंगे, और ये 200% गारंटी। आई वेलकम यू इन द अर्चित शो। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है हमारा, जिसमें हमारे साथ आज बहुत ही जाने माने डॉक्टर, जिनकी खुद की फॉर्म है डॉक्टर KD आयुर हेल्थ डोंबिवली के अंदर, आज वो डॉक्टर कैलाश हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी स्टडीज़ की डिग्री है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए हमने यहाँ लिंक की है। आप सब उनको एक बार डिग्री पढ़ी है। जो आज भी स्टूडेंट है लास्ट 16 साल से, आज वो LLB पढ़ रहे हैं। उनका आप नेचर समझिए कि कितना लर्निंग नेचर है, और वैसे जब आदमी हमें कुछ सिखाना चाहेंगे तो हम कितना अच्छा सीख सकते हैं। आज हमारे डॉक्टर कैलाश हमें आज हमारे लाइफ में एक बड़े चेंज के लिए हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हमें हमारी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कैसे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें हमारी चीज़ों में चेंज लाके छोटे छोटे चेंज लाके हम कितना बड़ा चेंज लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम 60 साल के यंग और 20 साल के बूढ़े होने से बच सकते हैं। ये आज हमारी यही एक तकलीफ है कि हम 20 साल में बूढ़े और 60 साल में यंग लोग देखते हैं। उस चीज़ को हम कैसे टैकल करें, वो सारी चीज़ें आज डॉक्टर कैलाश बता रहे हैं। चलिए हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में द अर्चित शो में। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कैलाश जी, जैसे है आज हम सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सर, जिस संस्कृति से आप और हम बिलोंग करते हैं, सनातन संस्कृति, वहाँ आचार्य सरक जैसे आचार्य हो गए, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ने आज उनका आयुर्वेदिक इतना बड़ा कर दिया है। आज हमारी गवर्नमेंट भी एक आयुष करके एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करती है फॉर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ आयुर्वेदिक की एक बड़ी हिस्ट्री रही है। सर, इशू ये आ रहा है ना कि जैसे एलोपैथी डे बाय डे बढ़ रही है तो आदमी आयुर्वेदिक को कम करते जा रहा है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप आपको एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए कि आप कौन है, कैसा है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, बट जो आपको हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपको इतने अच्छे से नहीं जानते। तो मैं चाहूँगा आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे कैमरे में देखते हुए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश दातरंग है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। गए 16 साल से मैं डोंबिवली में प्रैक्टिस करता हूँ, और आयुर्वेद के काम के लिए, आयुर्वेद सिखाने के लिए, रोगियों की परीक्षा करने के लिए, पेशेंट देखने के लिए मैं अनेक बार यूरोपियन कंट्री में जा चुका हूँ। GTV जैसे हमारे की स्टूडियो में हमने इंटरव्यू दे चुके हैं, और आयुर्वेद के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। कैलाश जी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद के कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के 3 तत्वों के ऊपर आयुर्वेद बहुत फोकस करता है, वात, पित्त और कफ। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को वात, पित्त और कफ के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, आयुर्वेद जो है, अगर आपने आयुर्वेद शब्द को हम कहते हैं तभी आखिर में वेद आ जाता है। तो उसमें से हमको ये एक बात पता चलती है कि आयुर्वेद ये जो शास्त्र है ये वेदों के काल से है। जब से वेद इस दुनिया में है तब से आयुर्वेद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि अथर्ववेद जो है, 4 जो वेद है, उसका अथर्ववेद का ये उपवेद माना जाता है। ओके। इसलिए उसका नाम आयुर्वेद रखा गया है। तो आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो करीबन 5000 साल पहले से है। तो आप सोच सकते हैं कि 5000 सालों में जो भी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है आज तक वो कुछ बदली नहीं। दैट्स रियली ग्रेट। जैसे आपने देखा होगा कि हर साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो हर साल में आपको अलग अलग दवाई मिलेगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अभी पेन के लिए ये साल एक अलग दवाई होगी, एक 6 महीने के बाद दूसरी कोई दवाई आ जाती है मार्केट में। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा होता नहीं है। आयुर्वेद शाश्वत पद्धति से टिका हुआ है 5000 सालों से। तो आयुर्वेद की जो मूल सिद्धांत है, आयुर्वेद शरीर को 3 दोषों का एक समूह मानता है। उसको बोलते हैं वात, पित्त और कफ। अभी बहुत बार क्या होता है कि कफ हम जब कहते हैं तो लोगों को लगता है कि जो कफ होता है, खांसी होती है, वही तो नहीं है।
तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ये एक दोष का प्रकार है। तो आयुर्वेद कहता है कि ये 3 दोषों के ऊपर हमारा शरीर खड़ा है। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये बात करने का मेरे जो सेंसेस है या मुझे जो मेरे ब्रेन को इंडिकेशन जाते हैं, ये शरीर में एक प्रकार के वात की वजह से जाते हैं। तो पूरे बॉडी की जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो वात पित्त कफ आयुर्वेद ने बताई है। जैसे सर कैलाश जी हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक मेन 3 प्रिंसिपल पे बेस करता है, जैसे आपने ही बताया वात पित्त और कफ, ये 3 दोष जो हमारे बॉडी में होते हैं। अगर कोई लेमैन जो आपको आज देख रहे हैं उनको जानना हो कि ये क्या चीज़ है, वो कैसे जान सकते हैं? और उनको तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहिए कि अपने बॉडी में वो दोष को जान पाए। बॉडी के अंदर के जो दोष है उनको जानने के लिए हमको आयुर्वेद तज्ञ से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें सीखा हुआ है, वो जान पाएगा, आपको बता सकेगा। जैसे मैंने बताया कि जन सामान्य में क्या होता है कि हम जो शब्द यूज किया जाता है उसी का अर्थ लिया जाता है। जैसे हम कफ बोलते हैं तो आपको लगता है अरे खांसी हो गई इसको, या खांसी की वजह से जो कफ होता है वो होता है, तो वो वैसा नहीं होता है। आयुर्वेद में ये जो तीनों है ये शरीर के दोष ही बताए हैं, तो शरीर इनके ऊपर खड़ा है, आप मान लो, तो शरीर का पिलर समझ लो आप इसको। ओके, जब सर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आज सर जैसे आप देख रहे हो, या हमारा दुर्भाग्य बोलें या द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन बोले, दोनों ही वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट है। बट जब हम ये देखते हैं इन डिटेल तो तकलीफ ये आ रही है कि आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो भी आज हमारे जाने माने लोग हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द एलोपैथी। मैं नहीं कहता आयुर्वेद बुरी है, बट मैं ये जानता हूँ कि आयुर्वेदिक के पास एक ऐसी पावर है ना जो उसको मूल से ख़त्म करने की ताकत रखती है हर रोग को। जबकि एलोपैथी के अंदर एक डेफिनेटली इट्स एन केमिकल बेस, इट्स ए केमिकल फॉर्मूला, इसे उसे एलोपैथी कहते हैं। तो वो हमारे उस रोग को दबाती है, ख़त्म नहीं करती। तो उसके रिगार्डिंग सर आपको बताना चाहेंगे? यस, जरूर बताना चाहूँगा। देखिए कैसा होता है कि कोई भी पैथी खराब हुई या कोई भी पैथी बहुत अच्छी नहीं होती है, हर पैथी अच्छी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन हमको क्या सूट कर रहा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा देश कहाँ है, हमारा वातावरण क्या है और हमारी निर्मिति कैसे हुई है, ये सारी चीज़ों का जब हम वापर करेंगे तब हम सोच सकते हैं कि क्यों आयुर्वेद बेहतर है बाकी सारे शास्त्रों से। देखो आयुर्वेद ये एकमेव ऐसा वैद्यकीय शास्त्र है जिसने कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी स्वस्थ है यानी हेल्दी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो पहले डॉक्टर का काम है उसका स्वास्थ्य टिकाना। यानी अगर मैं बीमारी ना हूँ तो ये बहुत अच्छा है ना, बीमार होकर दवाई लेने से तो अच्छा है। तो आयुर्वेद ये एक ही शास्त्र है जिसने सिखाया है कि आप बीमार कैसे नहीं पड़ सकते। ओके, और कोई भी शास्त्र नहीं, आप कभी गए होंगे या कोई भी पति से आप लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं सिखाती है कि आप कैसे बीमारी होने से बचे। तो आयुर्वेद में ये सारा विस्तृत वर्णन किया गया है कि अगर आप ऐसे तरह से बिहेव करेंगे, ऐसे खाना खाएंगे, हर एक ऋतु में आपको कैसे बिहेव करना है, यानी बारिश के समय में आपने क्या खाना चाहिए, कभी खाना चाहिए, समर में कैसा खाना चाहिए, कभी नींद होनी चाहिए, कितने घंटे नींद होनी चाहिए, ये सारे चीज़ों का विवरण जो है वो आयुर्वेद में किया हुआ है। हमारा मिसफॉर्चून है कि हमने हमारे शास्त्रों को बहुत सालों तक दुर्लक्ष्य किया गया। हालांकि उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं या जोग्राफिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अभी पिछले 5-10 सालों से हमारी जो सरकार आई है देश में, उन्होंने एक राजाश्रय दिया है। उन्होंने सोचा कि हमारे देश का जो साइंस है, जो आयुर्वेद है, उसको ज़्यादा पुश किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। जैसे आपने बताया, इसलिए आयुष मंत्रालय की निर्मित हुई है और फिर उसके थ्रू बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। डेफिनेटली सर, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात इसमें 3-4 मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे दीजिए, वो पूछूंगा इन द वे। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा आपकी तरफ ये रहेगा कि हम बोलते हैं कि एक आयुर्वेदिक में लाइफस्टाइल डिफाइन होती है। तो सर आज की जो यंगस्टर की लाइफस्टाइल है, शायद से मैं कहूँगा कि सबसे बुरी लाइफस्टाइल जो इतने सालों में, इतने पीढ़ियों में हुई वो अभी की है। बिकॉज इसमें बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारे इनरेगुलरिटीज़ हैं। तो आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक और स्क्रिप्चर्स हमें क्या कहना चाहते हैं और हमें कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, सर थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? जरूर बताएंगे। देखो आयुर्वेद में हर एक चीज सूत्र के माध्यम से बताई गई है, हर एक चीज। जैसे अभी स्ट्रेस के बारे में आपने बात किया, आयुर्वेद ने बहुत सादा एक सूत्र बता के रखा है, चित्ता समान अस्तिक बिंदु मात्र विशेषता। यानी आप अगर पेंसिल पेन लेंगे और चिंता ये शब्द लिखेंगे और चिता ये शब्द लिखेंगे तो उसमें सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। तो आयुर्वेद ने बता के रखा है कि चिंता चित्ता समान अस्तिक बिंदु मात्र विशेषता, चिंता धरती सजीव, चिता धरती निर्जीव। इसका मतलब यह होता है कि जो जिंदा इंसान है उसको चिंता पकड़ लेती है, जो मर गया उसको चिता पकड़ लेती है, और उसमें अंतर कितना है तो केवल एक बिंदु का है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी है, जो भगवान ने हमको लाइफ दी है अच्छी जीनी है, तो हमको चिंता मुक्त जीना जरूरी है। अब ये चिंता क्यों हो रही है, तो बहुत सारे कारण है उसके वजह से।
लेकिन आज का जो दौर चल रहा है उसमें सबसे बड़ी चिंता का एकमेव कारण जो मैं देख रहा हूँ एज अ डॉक्टर, या क्योंकि मैंने गई 16 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, अनेक रुग्णों से, पेशेंट से रोज बातें करते रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि हम एक प्रकार के रैट रेस में अटक गए हैं। डेफिनेटली मैं मानता हूँ ये चीज़ को बहुत अच्छे से। तो उसकी वजह से हमारा समाधान कम हो गया है, चीज़ों में समाधान ही नहीं है। अभी आपको पता होगा कि जब हम बचपन में थे तो मुझे पता है कि लाइफ में मैं 10वीं पास हो गया तो मेरे माँ ने मुझे होटल में लेके मसाला डोसा खिलाया था। मैं आज भी वो बात भूला नहीं हूँ। आज भी मुझे जब वो बात याद आती है तो मुझे आनंद होता है। लेकिन आप आज सोचो, आज बच्चे कितने बार मसाला डोसा खा रहे हैं हफ्ते में, महीने में। तो ये जो सारी चीज़ें बदलती गई है लाइफस्टाइल की वजह से, तो बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें हम के पीछे भागने लगे हैं। और ये जो भाग दौड़ है, जो ज़रूरत नहीं है, देखो नेसेसिटी और एसेंशियल चीज़ें, इसमें बहुत अंतर, एक फाइन अंतर हो जाता है कभी कभी, और लोगों ने ये दोनों को मिक्सचर कर दिया है। तो सर एक तो आपकी ये बात सुनकर मुझे एक चीज़ बहुत जो क्लोजली लगी वो तो ये एक आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि नेसेसिटी एंड नेसेसरीनेस वो तो वेरी डिफरेंट। Yes. और इसमें से सर एक चीज़ ये निकलती है कि रेट रेस के अंदर मैंने जो एक बहुत करीब से देखा है, बिकॉज मैंने मेरी कॉलेज लाइफ अभी बस 2 साल पहले ही कंप्लीट की है, तो मैंने एक चीज़ बहुत नज़दीक देखी है, वो है हुक्का कल्चर नया आ गया, एक स्मोकिंग कल्चर आ गया, एक अल्कोहलिज्म हो गया। तो सर कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ी बात करें, बिकॉज आज क्या हो रहा है कि मैक्सिमम पीपल्स आर गोइंग टुवर्ड्स इट ड्यू टू द फैशन। उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बॉडी को क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो। तो मैं चाहूँगा थोड़ा उसके ऊपर आप थोड़ा विशेष एक थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा बताइए उसके बारे में विस्तृत में। देखिए, ये जो कल्चर चेंज हुआ है ना, इसका भी बहुत सारा जो 50 या 70% रीजनिंग है इसके पीछे का जो कारण है, ये मैं रैट रेस को ही बोलूँगा। उसका कारण बताता हूँ। देखिए, रैट रेस की वजह से क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करने लगते हैं। जब 25 साल पहले जो लाइफ चल रहा था भारत देश में, तो बहुत कम लोग थे जिनके पास खुद का घर था। डेफिनेटली आपको याद हो, घरों की कीमतें बहुत कम थी। धीरे धीरे ये सारी कीमतें बढ़ने लगी क्योंकि उसका डिमांड बढ़ते गया। क्योंकि जो एक घर भी नहीं ले पा रहा था, वो आज आदमी सोचता है मैं एक घर भी ले लूँ, फिर और 1-2 घर सेविंग के लिए भी ले लूँ, कर लो। इन्वेस्टिंग कर लूँ, ताकि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ तो बेच दूँ और उसके साथ पैसे। लेकिन ये करने के लिए उसको, जो आज 8 घंटे पहले सोता था शांति से, आज वो सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसके मन में EMI भरना है 1 तारीख को, तो उसको और एक काम छोड़ के और 2 काम करने के पीछे वो पड़ा है क्योंकि उसको वो घर का EMI भरना है। तो ये जो सब रैट रेस है, उसके लिए जब माँ बाप बाहर भागने लगे तो बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम होने लगा। का सारा जो बीज है इसके अंदर है। तो जब हम बच्चों के पीछे ध्यान नहीं दे पाए, तभी उन्होंने क्या किया, फिर जो फोकस घर पे नहीं मिल रहा था वो फोकस बाहर ढूंढने लगे। हम सबको एक चीज पता है कि हमारे साथ जो भी होता है, यानी हम बोलते हैं ना, बहुत बार बोला जाता है कि एक आदमी के ऊपर संगत का असर हो जाता है। आप जैसे संगति में हो वैसे ही आप करोगे। तो जब मेरे ऊपर सुपरविजन नहीं है, मेरे माँ बाप का ध्यान नहीं है, मेरे माँ बाप काम में बिजी है, वो हर मेहनत कर रहे, वो भले मेरे या घर के अच्छे के लिए ही कर रहे, लेकिन वो जो क्वालिटी टाइम था बच्चों को देने वाला वो दे नहीं पा रहे। तो बच्चे क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो बाहर दोस्त बन गए। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बार कोई अच्छे दोस्त बने, कोई बच्चे नहीं बने। तो उसमें से भी कंपैरिजन शुरू हो गई। जैसे अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ या मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो आज भी मेरे दोस्त बहुत सारे बार मुझे बताते थे, अरे क्या तू इतना बड़ा हो गया, तू अभी शराब नहीं पी रहा है, तू पार्टी नहीं कर रहा है, तू ओल्ड स्कूल है, एक वर्ड यूज होता है, अरे तू तो बहुत ओल्ड स्कूल आदमी है। तो ये जो एक प्रकार का प्रेशर आता है बच्चों में, तो फिर बच्चे सोचते हैं कि यार नहीं, मुझे उसकी तरह होना है, मुझे आज के लाइफ में जी रहा है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, जबकि वो गलत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो रहा है। सर आपकी ये बात से मुझे कैलिफोर्निया के अंदर हुई एक स्टडी याद आ रही है। एक स्टडी हुई थी कि मेल और फीमेल के अंदर इमोशनल क्वेश्चन में क्यों इतना फ़र्क होता है। आप देखेंगे तो मेल फिजिकली ज़्यादा होता है, मेंटली बहुत कम बोलते हैं सेंसिटिव होते हैं, इसका पूरी फीमेल होती है, जबकि दोनों सगे भाई बहन हो फिर भी ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो वो एक अच्छी स्टडी का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया था कि बचपन के अंदर जब बच्चा 10 साल का होता है उसके बाद उसके माँ से एक डिस्टेंस बना दिया जाता है कि एक अलग डिस्टेंस बनता है। वही जो लड़की है वो माँ के साथ रहती है। और डेफिनेटली आज भी इंडियन कल्चर के अंदर पिता से एक मर्यादा वाला रिश्ता होता है, तो बच्चा इजीली बात नहीं कर पाता, तो वो जाता है बाहर अपने दोस्तों से मिलने, दोस्तों के साथ ग्रुप बनाने लगता है, तो उसके कारण वो आउटगोइंग हो जाता है। जबकि उसको जो फैमिली टाइम, जो उसको अंडरस्टैंडिंग मिली थी वो नहीं मिली और वो आउटगोइंग हो गया। उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन फ्यूचर दिखता है कि जो लड़के होते हैं इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और एक स्टडी आपकी बात से बहुत रिलेट होती है कि हम यही आज गलती हर कोई कर रहा है। जहाँ सर पहले रेशियो था कि बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे थे, बच्चों को एक अच्छी मॉनिटरिंग मिल रही थी, सर बच्चों के ऊपर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग थी, आज वो एकदम खत्म हो गई।
आज सच कहते हैं मॉनिटरिंग ऑलमोस्ट जीरो हो गई, और जहाँ है वो भी उनको बंधन दिख रही है, ये बंधन है माँ बाप का एक, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है रशियलाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट है, और एक रेट रेस तो उसी की देन है। सही बात है। पर अब सर थोड़ा हम एक टॉपिक आगे जाएंगे कि जैसे हम ये एक यंगस्टर की बात करते हैं, तो एक यंगस्टर का सर आज सबसे बड़ा मुझे 2 पेन पॉइंट लगते हैं। एक स्ट्रेस, जिसे जो इसका मैं एड्रेस कर लिया। सेकेंड है पॉन एडिक्शन। सब देखेंगे यूजुअली बच्चे जितने भी हैं फ्रॉम द एज ऑफ 16, इवन आई कैन से 16 to 21 और 25 और टिल एनी एज, दे आर वेरी एडिक्टेड टू पॉन, जो एक बुरी चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। दे बैन द मैनी वेबसाइट्स, दे डू द एवरीथिंग, बट कहते हैं ना कि चोर को रास्ता मिल ही जाता है। तो सर उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे, और जिसको एडिक्शन हो गया उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पॉर्न का एडिक्शन बढ़ने का सबसे कारण अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा कारण क्या है कि ईज़ी अवेलेबिलिटी। यस, आज से आप 20 साल पहले की बात अगर देखेंगे, तो 20 साल पहले आपको ईज़िली मोबाइल ही नहीं थे अवेलेबल। मोबाइल है तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। इंटरनेट था तो पॉर्न वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए पहले पॉर्न का एडिक्शन नहीं था। अभी पॉर्न का एडिक्शन क्यों है? तो बहुत ईज़िली अवेलेबल हो रहा है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैंने जैसे बताया कि जो कंपैरिज़न है, रैट रेस है, वो हर एक चीज़ में है। तो वो सेक्स के बारे में भी होने लगी है। डेफिनेटली। तो कम उम्र में बच्चे सोचना चाहते हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, यानी जानने की जो एक बोलते हैं ना महत्वाकांक्षा होती है मन में, तो वो उसको सही तरीके से उसको उत्तर नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वो सही आदमी के पास पहुंचता ही नहीं है। डेफिनेटली। अगर मुझे सेक्स रिलेटेड कोई शंका है, आज हम प्रैक्टिस करते हैं 16 सालों में, तो बहुत बार कपल्स भी हमसे बात नहीं करते सेक्स के बारे में, वो भी शर्माते हैं। और वही सेम चीज़ यंगस्टर्स में हो रही है। उनको जो क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियोसिटी का आंसर उनको सही से नहीं मिलता है, उनको गलत आंसर मिलता है। डेफिनेटली। जैसे आपने अगर वीडियो देखते हैं हम, तो पॉर्न वीडियो में दिखाई जाने वाली 90% चीज़ें झूठी होती है, यस। लेकिन देखने का जो इम्पैक्ट होता है, कोई भी हम वीडियो देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत समय तक हमारे ब्रेन में रहता है। Definitely. क्योंकि हमारा ब्रेन भगवान ने ऐसे बनाया, जैसे कैमरा होते हैं वैसा ही ब्रेन है सेम हमारा। वो हर एक चीज़ की फोटो लेता रहता है। जब पॉर्न देखता है तो उसकी फोटो निकालता रहता है, ब्रेन के पीछे रखता है। और जब लाइफ में खुद को उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशन कराने होते हैं, तो वो सब चीज़ें उसको याद दिलाने लगता है, जो कि गलत है। फिर उसके वजह से वापस स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। तो ये कारण है कि इस ईजी अवेलेबिलिटी और गलत इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन का अभाव, या सही आदमी तक हम पहुंचते नहीं, प्रोफेशनल तक पहुंचते नहीं, या फिर हम हमारे पेरेंट्स के साथ उतनी खुलकर इस चीज़ पे बात नहीं करते। इसलिए फिर एक गलत तरीके का हम गोल बच्चों के मन में आ जाता है। जैसे पॉर्न वीडियोस में सेक्सुअल रिलेशंस, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि एक आधा वीडियो या क्लिप हम देखते हैं, तो आधे घंटे की 20 मिनट की क्लिप होती है। लोगों को लगता है कि यार ये बंदा 20 मिनट सेक्सुअल रिलेशन कर रहा है। तो वही यूथ जो है, अगर वो मैस्टरबेशन करता है या सेक्सुअल रिलेशन कभी करता है, तो वो सोचता है कि यार मैं तो 2-3 मिनट ही कर पा रहा हूँ, वो वीडियो में तो 20 मिनट 25 मिनट कर रहा था, तो मेरे में कुछ कमी है। तो खुद में निगेटिविटी आ जाती है। डेफिनेटली। जबकि वो वीडियोस है, वो एडिटेड वीडियोस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सच नहीं, आपको पता है। और हमसे अच्छा कोई समझ। हाँ, आपसे अच्छा तो कोई समझ नहीं सकता कि एडिट करना कितना आसान हो गया है आजकल ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली। तो ये क्या होता है कि जो गोल्स है, वो गोल ही गलत होने लगे हैं, तो उसका तनाव भी होता है। और इसी कारण कहीं ना कहीं इंसान मेंटली बहुत डिप्रेस हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेस हुए हैं। क्योंकि अब जब मैंने सर्वे हम देखते हैं, जब हम सर्वे स्टडी देखते हैं, उसे देखने बहुत जगह मिलता है कि मेल डिप्रेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप डिप्रेस हो रहे हैं ड्यू टू दिस थिंग। जैसे सर हम जानते हैं कि आयुर्वेद को हम, आपने से बोला वेद में से, तो हमारे जो 4 महान वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेदा तो बहुत बड़ी चीज़ जो स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखी है, उसी को आगे बढ़ाया, जिसे हम धन्वंतरि देव कहते हैं। ही इज़ द पाइनर ऑफ द आयुर्वेदा। उनके बाद जो ऋषि मुनि हम कहते हैं, तो चरक ऋषि, जिन्होंने इस चीज़ को अपने बुक्स में लिखा। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, चरक ऋषि ने जो लिखा और आज का जो युग है, जो लिखावट आज भी वो चीज़ इतनी रिलेवेंट है हमारे लिए? देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आयुर्वेद का जो उगम है या आयुर्वेद की उत्पत्ति है, ये 5000 सालों से है हमारे देश में। ये पृथ्वी पर 5000 सालों से वही वेद चल रहे हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि हर दूसरे शास्त्र का जो भी मेडिसिन बनता है, वो हर 6 महीने में बदल जाता है, 4 महीने में बदल जाता है। आज भी हम जो पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर वैद्य बनते हैं हम, तो आज भी हम वही पढ़ रहे हैं जो 5000 साल पहले लिख के रखा है। आज भी मैंने क्लिनिक में दवाई जो दी है पेशेंट को, वो वही फॉर्मुलेशन दिया है जो 5000 पहले बनाई है। ओके। तो
वो क्यों तभी बनाया गया था? जैसे आपने भगवान धन्वंतरी का नाम लिया था, तो भगवान धन्वंतरी खूब वैद्य थे। जो सारे इतर भगवान के डॉक्टर हम जिसको बोलते हैं, वो भगवान धन्वंतरी थे। डेफिनेटली। तो जब ये सृष्टि बन गई थी, तभी उनको भी शरीर के बारे में पता चल गया था कि शरीर है तो बीमारी होने वाली है, बीमारी है तो दवाई लगने वाली है। लेकिन ये सारी जो दवाई होगी, वो सृष्टि के बहुत पास होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर आयुर्वेद की उत्पत्ति में सारा जो चीज़ होता है या जो भी हम यूज़ करते हैं, एक तो हम कोई भी वनस्पति यूज़ करते हैं, यानी कोई झाड़ पाला जो होता है उससे दवाई बनती है, या फिर मेटल से दवाई बनती है। दोनों भी जो सृष्टि में प्राप्त होता है नेचुरली, तो वही चीज़ से दवाई बनती है। तो सच्ची एक बहुत अच्छी आपने बात की, जैसे द डॉक्टर ऑफ देवास, यस। द महान धन्वंतरी देव। धन्वंतरी देव के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे शास्त्र कहते भी हैं कि वो भी एक रत रत समुद्र मंथन से निकले थे। स्वयं विष्णु जी का अवतार कहा जाता है हमारे विष्णु पुराण के अंदर। तो जो स्वयं विष्णु है, जो सृष्टि के पालनहार है, उन्होंने जब किसी को दुनिया में एक मेडिसिन बनाने दिया तो देव और धन्वंतरी। तो धन्वंतरी देव ने बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन बताई, उन्होंने बहुत सारी जड़ियों के बारे में बताया। जैसे एक वरदान, तुलसी को भी एक वरदान मानते हैं। तो ऐसे सर कितने प्लांट्स है जो आज भी हमारे एज ए ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़े वरदान है। बहुत सारे वनस्पति है ऐसे। कम से कम हम जब पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं तो आज भी हम 400-500 वनस्पति के बारे में सोचते हैं, जबकि एक्चुअल में होंगी 2000 वनस्पति। ओके। वैसे ही हम जो मेटल्स बनते हैं, मेटल्स से जो दवाइयाँ बनती हैं, वो भी बहुत सारी हैं। लेकिन आप सोचिए 5000 साल पहले, अभी आप सोचिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का निर्माण कभी हुआ है? गए 200 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल, 150 साल, 200 साल पकड़ लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ 5000 साल पहले। आज भी हम हर दवाई यूज़ कर रहे हैं वही 5000 साल पहले के फॉर्मुलेशन से। हमारे आधे दवाई में होता है पारद। पारद आपको पता है, मर्क्यूरी इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। डेफिनेटली। पारद का यानी मर्क्यूरी हम एक जुबान पे रखेंगे तो आदमी मर सकता है। इट इज एक प्रकार का, ठीक है। अभी हमारे अगर 50% मेडिसिन में पारद है, मर्क्यूरी है, तो आदमी तो मरने चाहिए दवाई देने से, जबकि आदमी ठीक हो रहे हैं, पेशेंट ठीक हो रहे हैं सारे। तो आप सोचिए 5000 साल पहले जब केमिस्ट्री नहीं था, फिजिक्स नहीं था, तभी उनको पता था कि ये पारद को शुद्ध कैसे किया जाए। उन्होंने तब से वो निर्माण विधि लिख के रखा है कि इसको शोधित कैसे करना है, इसको शुद्ध कैसे करना है, इसको प्यूरिफाई कैसे करना है, ताकि इसका पॉइजनस घटक बाहर निकल जाए और अच्छा एक्शन वाला घटक उसमें रहे। तो आज भी वही प्रोसेस फॉलो हो रही है कंपनियों में, वही प्रोसेस से हम दवाई बना रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं। एक सर आपकी बात से मुझे एक हमारे शास्त्र की एक चीज़ याद आई कि हनुमान चालीसा आज से बहुत हजारों साल पहले तुलसीदास जी ने लिखी थी। उसमें भी लिखा था कि यहाँ से सूर्य का डिस्टेंस कितना है। बिल्कुल। सो वी वर दैट मच लिटरेट एट दैट टाइम, इसीलिए हम सोने की चिड़िया बोलते थे हिंदुस्तान को भी। बिल्कुल भी लिटरेसी थी। दूसरा चीज जो था कि बहुत लोग फोकस थे, तभी व्हाट्सअप नहीं था, सबसे बड़ी बात, फेसबुक नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दिन भर करना क्या है, तो उनका फोकस बहुत अच्छा था और नॉलेज लेने की उनकी इच्छा थी। आप सोचिए ज्योतिष शास्त्र भी आयुर्वेद के समान है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र बहुत पास है। डेफिनेटली। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया, आज भी आप कोई भी पंचांग खोलिए, हर एक रोज का आपको उसमें सूर्योदय का समय मिलेगा, सूर्यास्त का समय मिलेगा, चंद्रोदय मिलेगा, चंद्रास्त मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, और जो आज के साइंस से मैच हो रहा है। डेफिनेटली। तो ये तो आप मानते हैं कि डेफिनेटली बहुत अच्छा नॉलेज तभी भी था, जबकि तभी टेलीस्कोप नहीं था, कुछ भी नहीं था। यही तो सर हम कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट था, जो हमने कहीं ना कहीं विद द टाइम उस पर हम भूल गए और हम दूसरी जगह के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। देखिए आपने एक बात जो कही अभी कि टाइम के हिसाब से हम भूल गए, हम भूल नहीं गए, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेद का स्टूडेंट होने के नाते हमें आयुर्वेद इतिहास हमने पढ़ा है। क्योंकि आयुर्वेद जो था 5000 साल पहले और आज जो है वो 1/10 है, सिर्फ बहुत 1/10 अवेलेबल है, बाकी का 90% अवेलेबल नहीं है। आज भी मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ पेशेंट को, सिर्फ 1/10 पढ़ाई से कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के सारे जो वेदों के बुक थे हमारे, या बड़े बड़े शास्त्र हम बोलते हैं उसको, संहिता बोलते हैं, तो उसको बहुत सारे कारणों की वजह से उसका नाश किया गया है, और ये पर्पजली किया गया है। जैसे आपको अभी हम भारत के इतिहास में जाएंगे, थोड़े से इतिहास में जाएंगे 50-100 साल पहले के, तो हमको तो पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज्य था, उसके पहले मुगलों का राज्य था कुछ कारण। तो ये सारे लोगों ने खुद का शास्त्र लाने के लिए, खुद का धर्म का प्रचार होने के लिए, हमारे जो वेदों के ये जो संहिताएं थे उनको जला दिया, उनको चुरा के लेके गए। तो ये सारी चीजों की वजह से ये एक प्लान चीज था, ऐसे नहीं है हम भूल गए।
हमें बुलाने पे मजबूर किया गया है। ओके। देखो, जब आयुर्वेद से सब लोग ठीक हो रहे हैं तो आप दूसरी दवाई क्यों लेंगे? डेफिनेटली। नहीं लेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जिसको साइड इफेक्ट है, जिसको बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं, तो आप वो क्यों लेंगे? और अगर तो भी आपको वो यूज करने पे मैं मजबूर करूंगा तो एक ही बात करूंगा, जो अवेलेबल है उसको हटा दो, उसका नुकसान कर दो, ताकि मेरी कंपनी आ जाए। डेफिनेटली। और ये सब हमने इतिहास में देखा हुआ है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हमारे देश में, व्यापार करने लगी और बिजनेस बढ़ाने लगी। वो बस वही तरीके से आयुर्वेद थोड़ा सा पीछे हो गया। सर आपकी बात से एक ये बात भी रिलेट होती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंस था बिल्कुल कि 3 महीने उसकी आग चली थी। चली थी। आप सोचिए कितने कितनी किताबें, books होगी अंदर। कितनी बुक्स होगी, कितनी संहिताएं होंगी हमारी वहाँ पे। डेफिनेटली एक हमारा बहुत बड़ा कहते हैं इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना, जहाँ खुद चाणक्य जो महाचाणक्य थे, जिसकी नीति आज पॉलिटिक्स में यूज होती है, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो वहाँ कितनी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होगी जो ऐसे एक पॉलिटिशियन को पैदा कर सकती है। बिल्कुल चाहेंगे और एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लोग हम अंदर एक दूसरे के जानना भी चाहेंगे, एक नाड़ी शास्त्र होता है। तो नाड़ी शास्त्र सर क्या होता है आयुर्वेदिक के अंदर? देखिए, अभी आज के ज़माने में हमको पता है, अगर छोटी छोटी चीज़ों में हमें कुछ तकलीफ होती है, आप एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे या दूसरे विजिट पे जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है, हम लोग एक सोनोग्राफी कर लेते हैं, सही है, या फिर उसमें से भी हमको पता नहीं चलता है तो हम बोलते हैं चलो सीटी स्कैन करवा लेते हैं बराबर। या एक्सरे करवा लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री की देन है। डेफिनेटली। फिजिक्स केमिस्ट्री का निर्माण 100-150 साल पहले से हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 5000 साल पहले भी तो इंसान थे, वो भी तो बीमार होते थे। तो उनकी बीमारी की जो जांच थी वो करने का सबसे सरल अच्छा तरीका था नाड़ी शास्त्र। शरीर की जो नाड़ी है, यानी आपने देखा होगा, बहुत बार फोटो में देखा होगा कि वैद्य यहाँ पे हाथ लगता है हाँ। और फिर नाड़ी का अभ्यास कर लेता है और फिर सारी चीजें उसको समझ में आती थी। तो नाड़ी की जो गति है हमारी, तो ये नाड़ी की गति से जो पुराने वैद्य होते थे वो डायग्नोसिस करते थे, इसको हुआ क्या है, इसकी कौन से शरीर के किस भाग में बीमारी है, ये सारे डिटेल में उसमें से डायग्नोसिस करते थे। ओके। तो जब हम कहते डायग्नोसिस करते थे तो सर उस समय तो कोई एमआरआई या सीटी स्कैन या एक्सरे की सिस्टम थी ही नहीं। बिल्कुल। तो नाड़ी वैद्य को मतलब ऐसा कैसा पढ़ाया जाता था या हमको ऐसा कैसा नॉलेज था कि सिर्फ जो हार्ट बीट जो 70-80 होनी चाहिए मिनट की, सिर्फ उसने छोटे जजमेंट से अपनी पूरी बॉडी को जान लेते थे? ऐसा हमने क्या स्टडी किया था? देखिए, उसका जो स्टडी होता था ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा अभ्यास एक होता था कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन। ओके। जैसे अगर मैं भी पढ़ा हूँ तो मैं बहुत अच्छा नाड़ी शास्त्र होऊंगा, इसकी गारंटी नहीं है। उसका कारण क्या है, मैं आज कलयुग में बैठा हूँ, मेरे मन में भी 100 विचार चल रहे हैं, तो मेरा फोकस कंसंट्रेशन वो लेवल का शायद नहीं हो सकता है। जो पुराने जमाने में नाड़ी शास्त्र हुआ करते थे वो हिमालय में बैठ के तपस्या करते थे। डेफिनेटली। उनको फेसबुक, व्हाट्सअप, EMI इसका कोई टेंशन नहीं होता था, तो उनका फोकस वहां पे बना रहता था और वो फोकस के कारण वो नाड़ी से बहुत सारी चीजें जान लेते थे। डेफिनेटली। जब सर हम थोड़ा और जानना चाहेंगे तो एक सर आयुर्वेदिक टर्म जो मैंने बहुत सुना है और यूजुअली बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं कि पेट की नाभि के अंदर तेल डालने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या है सर? ये चीज़ तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत छुपा हुआ है और जो करते हैं वो पर्टिकुलर लोग, क्योंकि ये चीज़ है ना यूजुअली आदमी प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को रिकमेंड करते हैं जो घर के बड़े होते हैं। बट मेरे जो नॉलेज में आया है, जो मैंने रिसर्च की, तो उसमें एक जानने ये भी मिला कि पेट के अंदर ऑयलिंग करने से बहुत सारे रोग से भी हम बचते हैं, अलग अलग ऑयल से। तो सर उसका अगर बताएंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। जरूर बताएं। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ये है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। जो आदमी बीमार नहीं है उसका वो जो हेल्दी स्टेटस है, हम बोलते हैं कि इसको कुछ बीमारी नहीं है, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। तो मेंटेन करना आयुर्वेद ने बताया। अभी जैसे आपने एक चीज बताई है कि नाभि में तेल डालना, वैसे बहुत सारी प्रक्रिया आयुर्वेद ने बता के रखी है। यानी आपको झूठ लगेगा, आयुर्वेद में संहिता में ऐसे कोई पार्ट है, यानी चैप्टर्स हम जिसको बोलते हैं, उसमें सिर्फ यही लिखा है कि कल सुबह उठने के बाद रात को सोते वक्त तक आप कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि आप कभी बीमारी नहीं होंगे, और ये 200% गारंटी है। ओके, दैट्स रियली समथिंग अमेजिंग। और ये मैं क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। तो टचवुड 17 साल से मैं बीमार नहीं हुआ आज तक कभी। ओके सर, मैं चाहूँगा ये एक डेली रूटीन, चलिए हम फॉलो कर पाए ना कर पाए एक सेकेंडरी है, और डेफिनेटली मैं ट्राई जरूर करूँगा। तो सर आप बताएंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा आयुर्वेदिक ने बताया हुआ है?
देखिए अभी लाइफस्टाइल, आज की जो लाइफस्टाइल है और आयुर्वेद, इसके बारे में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप आज के समय की आप बात सोचिए, मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल क्या होना चाहिए। Definitely. आप मुझे बताइए आजकल के बच्चे कितने बजे उठ रहे हैं? 10, 11, 12, 1 आयुर्वेद ने क्या बताया है? सूर्योदय के समय उठना चाहिए। ऑलमोस्ट 5, 5:30 बजे। उठ कितने बजे रहे? 10, 10:30 बजे रहे। देखिए, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आगे जाते वक्त, कि हर एक चीज जो बताया गया है ना, उसके पीछे बहुत अच्छे रीजंस है। ओके। ऐसे नहीं है कुछ भी इलॉजिकल बोल दिया है, कुछ भी लिख दिया है, मन में आया तो लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी लिखा है वो हर एक पीछे एक लॉजिक है। मैं चाहूंगा जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, तो हर एक के टाइप लॉजिकल रीजन भी दीजिए कि क्यों 5:30 उठना चाहिए। बताता हूँ मैं। देखिए अभी आपको मैंने शुरुआत में कहा कि हम वेदों के बारे में बात कर रहे हैं। अथर्ववेद इसका उपवेद आयुर्वेद है, तो ये कहीं पे जाके हिंदू धर्मशास्त्र से निगडित होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, इसमें बात लॉजिक की है। देखिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना गया है, सूर्य को पूजते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, आज ब्रह्मा में ब्रह्मा है तो हम उसकी पूजा करते हैं। और साइंस ने अभी लास्ट 150 साल में क्या बताया, सबसे बड़ा स्टार जो है वो सूर्य है, पावरफुल एकदम, उसके आसपास भी कहीं नहीं जा सकते। आज भी सैटेलाइट नहीं पहुंच सकता है वहाँ, कुछ भी नहीं पहुंच सकता वहां तक, क्योंकि उसकी उष्णता बहुत है, उसकी ताकत बहुत है, वो जला देगा बहुत दूर के अंदर। तो वेदों में बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया कि अगर आपको सूर्य जैसा बनना है, सूर्य जैसी शक्ति चाहिए तुम्हारे शरीर को, तो उसके दर्शन आपको सुबह लेने हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको वो आने के पहले आपको उठना है। इसलिए हम बोलते हैं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे, यानी जो ब्राह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय के पहले होता है, तो आप तभी उठिए 7 से 6 के बीच में। यस, इसलिए उसको ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं। और फिर उसका दर्शन लेके आप आपका दिन शुरू, बराबर। तो आपकी शक्ति उसकी समान हो जाएगी। आपकी शक्ति यानी क्या, सुपरमैन जैसी शक्ति नहीं, लेकिन आपकी जो हेल्थ है, यानी आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको पचन के विकार नहीं होंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप डिप्रेशन में नहीं। ऐसे सर, ये आपकी बात से मैं एक बात कनेक्ट करना चाहूंगा। इवन मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैंने देखा, बिकॉज मैं भी आई एम ऑल्सो नॉट दैट अर्ली राइजर। हमारे ऑस्ट्रेलिया हम 5:30 बजे उठते थे, पर मुंबई में आके हम पे भी ये मुंबई का इम्पैक्ट पड़ गया। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे बहुत होती है, तो शायद से मुझे लगता है ये एक रीज़न हो सकता है कि लेट नाइट उठते हो, लेट मॉर्निंग उठते हो, लेट नाइट सोता है, उसके अंदर बॉडी की अंदर के सिस्टम में प्रॉब्लम होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक तरीके की जिंदगी के लिए ये शरीर हमको दिया गया है। डेफिनेटली। देखो आप कोई भी चीज में, सिंपल बताता हूँ, आप कोई भी चीज में नेचर के विरुद्ध जाएंगे तो आपको तकलीफ होने वाली है। अभी देखो जैसे रियल इस्टेट के इसमें आप देखेंगे तो बहुत जगह पे जहाँ पे पानी था, तालाब था, वहाँ पे लोगों ने बिल्डिंग बना दी। तो आपको याद होगा 2005 में बहुत सारी बाढ़ आई थी, फिर उसके रिसर्च में समझा कि बहुत सारा जहाँ पहले पानी था उधर मट्टी डाल दी, बुझा दिया, तो हम नेचर के विरुद्ध गए। डेफिनेटली। तो वैसे ही शरीर है, आप नेचर के विरुद्ध जाओगे तो तकलीफ देने वाला है। नेचर क्या बोलता है, जब तक सूर्य है तब तक हमारी पाचन शक्ति है। ओके। देखिए अभी ध्यान में दीजिए, अभी ये 3 चीज मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर यदि आपके दर्शक ये सब चीज मानने लगेंगे तो उनके एरिया के डॉक्टर मुझ पर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि एक भी एसिडिटी का पेशेंट नहीं रहने वाला। ये 3 चीज मानेंगे तो जरूरत मुझे भी हो फिर। तो आप ये चीज सुनिए, देखो जब तक सूर्य है तब तक हमारी पाचन शक्ति है। इसका मतलब क्या होता है, समझो शाम को 6, 6:30 बजे सूर्यास्त होता है तो मेरी पाचन शक्ति बंद हो रही है। ओके। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि शाम को 6, 6:30 के बाद में मैं जो भी खा रहा हूँ ये पाचन शक्ति ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरा जो पावर है जनरेटर वो बंद हो गया है। तो आपको ये बात माननी है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सूर्यास्त के समय खाना खाइए। ओके। अभी बहुत सारे हम देखते हैं कि कोई गुजराती कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग शाम को जल्दी खाना खाते हैं 6 बजे के समय। नहीं, हमारे में तो दैट इज एन रूल फ्रॉम रिटन रूल के 24 आवर, तो सूर्यास्त के पहले खा के निपटा दो। देखिए ये रूल क्यों बने, क्योंकि उन्होंने वेद का अभ्यास किया है, बहुत सालों से उनको वो चीज पता है, और वो उन्होंने अगले पीढ़ी को दी है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमको बताया तो ही हमको समझेगा, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है आप भी फॉलो करें, आपके बच्चों को भी फॉलो करवाए, तो ही वो चीज आगे बढ़ती रहेगी। तो ये सबसे पहली चीज है एसिडिटी के लिए। ये दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि सूर्यास्त के बाद आपको एक तो कम से कम खाना है या नहीं खाना है। नहीं खाएंगे तो एकदम ही बहुत ही अच्छा आइडियल सिचुएशन है, और खाना है तो आप हल्के खाइए। आप अभी आज का रूटीन बताइए, आज मुंबई का आदमी कोई खाता है सूर्यास्त को 7 के पहले? कौन खाना खाता है? नहीं, कोई नहीं खाता। दूसरी चीज, 16-17 साल में जो मैं पेशेंट से बात करता हूँ, मुझे एक बात समझ में आई कि रात का खाना उल्टा अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता है। यस।
और उसका कारण क्या है कि डॉक्टर साहब मैं तो दोपहर में रहता नहीं हूँ, शाम को फैमिली के साथ बैठ के तो खाना होना चाहिए, नहीं तो कमा के फायदा क्या है। देखो हम ऐसा गलत तरीके से उसको कमाने का एक कोरिलेशन करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होने वाली है। कमाने के फायदे और भी हो सकते हैं, जो भूखा सोया है रेलवे स्टेशन पे उसको खिलाओ, डेफिनेटली, वो भी तो आप कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आप अगर रोज ही देर से खाना खाएंगे और जब अपना जनरेटर नहीं है, पावर पैक बंद हो गया है और आप खाना खाएंगे, तो आप सोचिए क्या होगा। बराबर। शरीर में एसिडिटी होने वाली है, क्योंकि पेट में ऐसे भी एसिड होता है, लेकिन वो अपने अच्छे के लिए होता है, शरीर के पाचन के लिए होता है जो भी खाते हैं। लेकिन आप गलत समय पे खाएंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सर आपने कुछ आई ओपनिंग इन नॉर्मल मुंबई लाइफस्टाइल, एक हम ये बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज में कि क्या है सब चलता है, इस चलते वाले एटीट्यूड के कारण ही हम कहीं ना कहीं आज बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। तो और ऐसे बिजनेस मैं प्रोफेशनल वेडिंग का व्यापार में वीडियो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो जिसका परिवार इतना और इसको साल में या महीने में 10 शादियाँ होती हैं, तो शादी में से क्या खाना चाहिए जिससे बॉडी को लीस्ट इम्पैक्ट हो। देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल लिस्ट तो हम दे नहीं सकते हैं, तो आपको एक तो किसी कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए जो आयुर्वेद जानता हो, तो आपको आपके हिसाब से एक अच्छा डाइट शीट बना के दे सकता है। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी होता है उसके लिए तो बहुत ईजी होता है, ये मैं मानता हूँ। उसका कारण ऐसा होता है कि हमारा समय अपने अपने हाथ में होता है, अपना प्लान हमको खुद को पता होता है, तो हमारी प्लानिंग की जो अभाव है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम। आप सोचिए, एक आज आपके घर में जो भी सुबह नाश्ता बना है, दोपहर का खाना है, रात का खाना जो भी बता है, अब अभी यदि सोचिए कि संडे के दिन छुट्टी है, हर एक को होती है नॉर्मली, किसी का यूजुअली, तो अगर हम हमारे स्वास्थ्य के लिए, मैं, मेरी पत्नी या जो भी मेरी फैमिली है, हम हर रविवार को दोपहर को 4:30 से 5 बजे या 4:30 से 5 बजे सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठ के अगर अगले हफ्ते की प्लानिंग करें तो कि मैं बुधवार को सुबह क्या नाश्ता करूँगा, बुधवार को रात को घर में क्या खाना बनेगा, तो कोई भी इंसान जब प्लान होता है, जैसे देखिए अभी हमने एक पॉडकास्ट प्लान किया है आज हमने, उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी, कैमरा सेटिंग होगा, उसका फ्रीक्वेंसी या जो भी है उसका स्टैंड आपको सेटिंग करना पड़ता है। यस, तो वही तरीके से अगर हर रविवार आपको सिर्फ 15 मिनट आप प्लानिंग करेंगे अगले हफ्ते के बारे में कि बुधवार को रात को मुझे क्या खाना है, बहुत सही इम्पैक्ट बड़ा पड़ रहा है। वो तो इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आप तैयारी करोगे। अगर बुधवार को मुझे दाल चावल खानी है तो दाल आप ला के रखोगे, चावल आप ला के रखोगे, सैलड्स आप ला के रखोगे। लेकिन जब आप तैयारी में नहीं होते, अब आप उल्टा सोचेंगे, हमने कुछ प्लान नहीं किया, बुधवार की शाम आ गई, 7 बज गए, तभी हम प्लानिंग सोचेंगे क्या करना है, उसमें आधा घंटा लगाएंगे, आधे घंटे के बाद में हमारी भूख और बढ़ेंगे, अपने यार बहुत भूख लग रही है, तो फिर सोचेंगे अभी बनाएंगे, बनेगा, कभी खाएंगे, कभी चलो ऑर्डर स्विगी पर। तो ये सारा जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो ये हमको कब करना है, करेगा कौन, हमको ही करना है। एक खाने पीने की से बात करते हैं तो इंडिया इज नाउ बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, कैंसर, फिर बहुत सारे लोग फिर से इंडिया कैपिटल बन रहा है, इंडिया इज बहुत पॉपुलर कंट्री, तो ये सब लोग तो बन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। और जहाँ से हम बड़ा आयुर्वेदिक है, जहाँ इतने सारे शास्त्र जहाँ से उल्टी हुए वहाँ वो कंट्री में से तकलीफ हो, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो मैं चाहूँगा तो इससे मैं थोड़ा रोशनी डालते कि शुगर वगैरह कैसे शुगर ना हो, बिकॉज मैंने नहीं मानता कि इसी बेटा शुगर होती है, उस टेस्ट से भी होती है। हर रोग के 2-3 कारण होते हैं, उससे कैसे बचने से आपने आयुर्वेदिक बचने से बच्चे फोकस करता है उन्हें ये बात से है, तो कैसे हमने यंग जनरेशन को क्या ध्यान देके ये सब रोग से बचना है, तो इसको तो बताएंगे। देखो, कोई भी चीज़ से अगर हमें बचना है ना, तो पहले वो चीज़ को हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज की प्रॉब्लम ये है कि लोग इतना होने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना पर चर्चा नहीं हो रही है कि यार सही में समाज में कुछ गलत हो रहा है, इस वजह से इतने पेशेंट बड़े हुए, कुछ तो गलत है। 100% शायद मैं जो बोल रहा हूँ ना हो कुछ और, लेकिन कुछ तो गलत है, कुछ तो है, उसके ऊपर कोई विमर्श नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले कभी भी हमको कोई सोल्यूशन चाहिए तो आपको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये पहले नहीं होता, अभी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है और आपको ढूंढ के उसको दुरुस्त करना है। तो सबसे पहली बात होती है एक्सेप्टेंस की कि ये समाज में ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने जैसे बताया डायबिटीज़ का कैपिटल हो गया, सच में हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि हमने अंधानुकरण किया, यानी एक अंधा आदमी कैसे दूसरों को फॉलो करता है, उसको दिखता नहीं है बेचारे को, जो बोलेगा उसके हिसाब से चला जाता है। बराबर। वैसे हमने अंधानुकरण किया है, अंधा ना होने के बावजूद। उसका मतलब क्या है? अमेरिका में अगर बारिश गिर रही है तो हम यहाँ पे छत खोल रहे हैं, जो यूरोप में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे।
जबकि हमको उनके बारे में पता ही नहीं। आपने मैंने बचपन से जो खाया है वो हमने छोड़ दिया, पिज्जा खाने लगे। डेफिनेटली। उसमें क्या होता है, तो मैदा होता है, वो शरीर में पचता नहीं है, वो आपके आंतड़ों में जाके अटक के बैठता है, इसलिए लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर पेट सफाई नहीं होता है, फिर दस्त प्रकार के अंग, कैंसर से लेके फाइल से लेके बीमारी हो। और ये कहते हुए भी 100 लोगों का घर। बिल्कुल ही है। सिर्फ पेट ना होते हुए आप आयुर्वेद में उसको बोलते हैं अग्नि सारे रोगों की जड़। शरीर में कोई भी रोग अग्नि के प्रॉब्लम की सिवा नहीं हो सकता, डाइजेशन की प्रॉब्लम की सिवा कोई भी रोग नहीं होता शरीर। हर रोग का भी और भी eating है। हर रोग का बेस्ट जो होता है वो पेट होता है, हमारी पाचन शक्ति। और आज पाचन शक्ति को बिगड़ाने की सारी चीज़ें हम चल रहे हैं। जब नहीं खाना खाता है तो रात को खाना ज़्यादा खा रहे, ऑर्डर का खाना ज़्यादा खा रहे, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा खा रहे, पैक फूड ज़्यादा खा रहे। तो सर जैसे आपने बताया कि 50 मिनट्स हमें डेली देनी चाहिए, तो 50 मिनट्स हमें दिन में कैसे देनी चाहिए अपने डेली रूटीन में? आपने बोला आप जो लास्ट बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं, 16 साल से, तो 50 मिनट के अंदर आप सर ऐसा क्या करते हैं जो आपकी इतनी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है? देखो आइडियली क्या होता है, दिन का 24 घंटा होता है, 24 घंटे से 50 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली। देखो हम लोग एक्सक्यूजेस बहुत इजीली निकाल लेते हैं, आपको सोच के ये समय निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम सुबह के टाइम में निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं, कोई सुबह बहुत जल्दी काम को जाता है, कॉलेज को जाता है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो शाम के 50 मिनट निकालो और उसमें एक्सरसाइज करो। आइडियली मैं बोलता हूँ 40-45 मिनट आप चलने को जाओ और फिर एक 12 सूर्य नमस्कार रोज निकालो। ओके। सूर्य कभी आता है, सुबह आता है, तो मॉर्निंग में करना सबसे बेहतर है। तो सर आप ऑफिस 40 मिनट्स कंटिन्यू चलना चाहिए या ब्रेक लेके चलना चाहिए, स्पीड चलना चाहिए या स्लो चलना चाहिए? देखिए नॉर्मली तो स्पीड से ही चलना चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए। किसी के साथ मत जाइए, क्योंकि आप किसी के साथ जाएंगे तो बातें करते बैठेंगे और फिर आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो अकेले जाना है, कंफर्टेबल शूज़ पहन लीजिए, कान में गाने लगाइए, अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो गाना सुनिए और फास्ट चलिए। सर एक आपकी बात से मुझे और एक चीज़ लग रही है, 50 मिनट की जगह मैं 55 मिनट्स बोलना चाहूँगा कि जो पर्सनल मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ फॉर अ मेंटल फिटनेस, जो है ध्यान लगना है, मेडिटेशन। मैं चाहूँगा सर थोड़ा उसके बारे में रोशनी दीजिए, बिकॉज ये सर एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, जो बहुत लोग जिसके बारे में बात नहीं कर रहे। मेरी सबसे फिजिकल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है, पर उससे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। हम कहते हैं ना कि मन से दुनिया जीती जाती है, तन से नहीं। सही बात है। जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, तो मैं जहाँ मेंटली हार रहा था वहाँ मुझे मेरे मेंटल स्टेट ने हेल्प किया कि मैं अमरनाथ चढ़ जाऊँ और वहाँ पे यात्रा करके महादेव को मिल के आऊँ। तो मैं तो 3 बार हारा यात्रा में, बट मुझे मिलिट्री ने, मेरे कुछ खास दोस्त जैसे नीरव शाह है, पंकज महाराज हैं, दया राडिया है और मयूर भाई नाकड़ा करके थे, ये सब ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं अमरनाथ पूरा चढ़ूँ। वो लोग ने मेरी मेंटल बैकबोन बन के उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो आपकी तरफ से मेडिटेशन कैसे करना चाहिए हमें? देखो क्या होता है, सबसे सबसे जो बड़ी बात है शरीर में वो मन होता है। आयुर्वेद कहता है आत्मा मनसा संयुज्यते मना इंद्रियण तथा ज्ञानम। तो कोई भी आदमी को जो ज्ञान प्राप्त होता है, कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है या कुछ मूवमेंट करना है, तो ये सब यही चैनल से जाते हैं। आत्मा मन को संकेत देता है, मन इंद्रियों को, और फिर ज्ञान प्राप्त होता है। तो मन को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे आपने कहा कि 50 मिनट कैसे निकाले, तो देखिए मैं आपको डेटा बताता हूँ। अभी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसमें से ऐसे पता चला है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज जो मोबाइल फ़ोन का कंजम्पशन है, एक दिन में मोबाइल फ़ोन कितने कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं लोग, तो 2.5 से लेके 4 घंटे के बीच में पकड़ लो 3 घंटे हर एक इंसान अगर मोबाइल फ़ोन पे कुछ ना कुछ, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई स्क्रॉलिंग कर रहा है, कोई चैट कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो एवरेज आप 3 घंटे पकड़ लेंगे, तो उसमें से 2 घंटे कम कर दो तो भी आपके पास 1 घंटा बच जाएगा। डेफिनेटली। तो आपको कंफर्म करना है कि भाई नहीं ये बोल रहे हैं तो मुझे करना है। आप किसके लिए कर रहे हो? खुद ही के लिए तो कर रहे हो। तो अगर आपका शरीर आपको लास्ट तक साथ देने वाला है और वो अच्छा साथ देना चाहिए, तो आपको उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सर हमें मेडिटेट कैसे करना चाहिए? जैसे हम ध्यान एक बहुत बड़ी पार्ट बोलते हैं हमारे लाइफ का, तो ध्यान कैसे करना चाहिए? कोई मंत्र चैंटिंग से करना चाहिए, गायत्री मंत्र से करना चाहिए, ये जो भी खुद के भगवान के नाम लेके करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए ध्यान? देखिए आप कोई भी भगवान का नाम ले सकते हैं, सादा ओम शब्द का उच्चार कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि ओम शब्द का उच्चार बहुत बार किया जाता है। ओम को बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि तो हम भगवान को वेलकम करते हैं, उसका भी अर्थ ओम है, तो आप ओम शब्द का उच्चार कर सकते हैं। लेकिन हमारी मन की जो शांतता है वो होनी चाहिए। वो कैसे होगी? तो आपको रात को जल्दी से सोना है। आप रात को 10 साढ़े 10 बजे सोइए, आप 12 बजे सोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर आपको ब्रेन की जो रिक्वायर्ड रेस्ट है वो मिलती नहीं है। फिर ब्रेन इरिटेशन, हम बोलते हैं ना, ऐसा गुस्से हो जाता है,
तो आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे सुबह। तो आप 10 साढ़े 10 के बीच में सो जाइए। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को बेडरूम के बाहर रख दीजिए। ओके। देखो बेडरूम के बाहर रखोगे तो क्या होगा, मोबाइल बजेगा, किसी का बहुत अर्जेंट काम है आपसे तो आप फोन बजेगा, आप जाके उठा सकते हो। बेडरूम में रखोगे तो हर 2 मिनट में फ़ोन उठाओगे। जैसे मैंने वो स्टैटिस्टिक बताया 3-4 घंटे लोग फ़ोन देख रहे हैं, वैसे ऐसा भी स्टैटिस्टिक्स है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ोन है बाजू में रख सकता है सिर्फ 7 मिनट के लिए। हर 7 मिनट के बाद मोबाइल हाथ में ले लेता है आदमी। दिस इज ऑल्सो रिसर्च। तो आप क्या करिए, आप ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ नींद में आप उसको टच नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली। और सर एक चीज़ इसमें ये भी आती है कि जब हम ध्यान की बात करते हैं या ओम की बात करते हैं, तो सर एक जो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे रहा है कि हम जब भी मेडिटेट करने बैठते हैं, इन्हें मुद्रा, चाहे ऐसे बैठे ज्ञान मुद्रा में, चाहे वज्रासन में बैठे, चाहे कोई भी आसन में बैठे, हमें बहुत से थॉट्स आते हैं वो टाइम पे, ये काम कर रहे हैं सर, आखा दिन कभी याद नहीं आया, बट वो 5 मिनट में सब याद आता है। तो वो टाइम पे वो थॉट्स को कैसे अपने कंट्रोल करके ध्यान करें? देखिए ये तो एक विशेष साइकिल है। जब आप शुरुआत करोगे तो थॉट्स आने ही वाले हैं। वो कंट्रोल करने के लिए तो ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करते हो तो थॉट्स आते हैं। इसी को तो हम विशेष साइकिल बोलते हैं। उसको ब्रेक कैसे करना है? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। इसीलिए तो ऋषि मुनि हजारों साल, 100 साल, 200 साल जाके बैठे थे हिमालय में, तपश्चर्या करते थे। कभी भी उनको भी पॉसिबल नहीं हुआ था। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि आप 100% थॉट्स कम हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होने वाला है। ओके। थॉट्स आते रहेंगे। फोकस किस चीज़ पे करना है वो इम्पोर्टेंट। सर एक आपको मैं जानता हूँ आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी एक अपॉइंटमेंट है आपके पेशेंट्स की, तो हम आपका और ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक तो टॉपिक जिसे हम बहुत के थ्रू करना चाहेंगे कि एक लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए एक अभी आज के यंगस्टर की, जिससे हर एक यंगस्टर एक हेल्दी लाइफ जी सके, एक अच्छी लाइफ जी सके, मीन मेंटली और फिजिकली बोथ। तो सर आप एक छोटी सी क्विक समरी कैसे देंगे, जैसे दिन होना चाहिए हमारा? देखिए एक बहुत अच्छा फार्मूला मैंने डिज़ाइन किया है। वो फार्मूला अगर आप देखते हैं और फॉलो करते हैं वो फार्मूला, तो आपके लिए आपका जो स्वास्थ्य है वो आखिरी तक, देखो हम कितने साल जिएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ पे है। लेकिन हम जब तक जिएंगे तब तक कैसे जिएंगे वो हमारे हाथ में है और जरूर है। तो उसके लिए 4 से 5 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप जरूर ये फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, कम से कम 7 से 8 घंटा आपको सोना है, शांति से सोना है। सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल को दूर कर देना है। रात को कम से कम आपको उठना है, यानी डिस्टर्ब स्लीप नहीं होनी चाहिए, शांति से आपको सोना है 7 से 8 घंटे तक कम से कम। ओके। तो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, रोज़ सुबह आपको 50 मिनट एक्सरसाइज करनी है। उसमें आप योगासन में सूर्य नमस्कार करो, 40-45 वॉक करो या और कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करो। कभी आपको लगा आप स्विमिंग करो, कभी आप बैडमिंटन खेलो, ध्यान करो, कोई भी करो, लेकिन 45 मिनट्स आपको कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज रोज करनी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमारे शरीर और स्वास्थ्य को देती है वो होती है हम क्या खाते हैं। तो आपके खाने के कुछ रूल्स है वो आप फॉलो कीजिए, मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। एक तो रोज सुबह का जो खाना है वो राजा की तरह कीजिए। यानी राजा कैसे खाएगा, उसको जो अच्छा लगेगा, जो उसका पसंदीदा है वो खाएगा, पेट भर के खाएगा। आप राजा की तरह नाश्ता कीजिए। दोपहर का खाना एक सामान्य आदमी की तरह कीजिए, जो भी एक मिडिल क्लास पर्सन की तरह चावल रोटी थोड़ा खाइए। और जो शाम का रात का खाना है वो एक भिखारी की तरह आपको खाना है। तो आपको यदि भूख है तो आप खाइए, भूख नहीं है तो मत खाइए। सूर्यास्त के बाद खा रही है तो 90% ट्राई कीजिए मत खाइए। खाना ही है तो एकदम अल्प प्रमाण में खाइए, कम से कम खाइए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपका पचन ठीक से नहीं होने वाला है। तो ये आप चीज़ें ये फॉलो करते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट की कोई भी बीमारी नहीं होगी। और मैंने शुरुआत में कहा था कि जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी पेट से ही शुरू होती है। तो एक बार आप पेट को ठीक रखेंगे ये सारे फॉर्मुलेशन से तो सभी ठीक हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटा सोना और नेचुरल चीज़ खाना। कोई भी पैक्ड फूड मत खाइए, किसी के दिखावे के लिए मत खाइए, और रैट रेस में कृपा करके ना जाइए। आईफोन ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सुन के मेरे पापा बहुत खुश होंगे। देखिए मैं बहुत बार, अभी मैं खुद एक ओप्पो का फ़ोन लेके बैठा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब आप आईफोन नहीं ले रहे। तो मैंने बोला यार मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जो मेरी काम की चीज़ है वो तो इसमें हो रहा है। तो लाइफ में ये रूल कभी भी फॉलो कीजिए, जो चीज़ काम की है वो होनी चाहिए, जो चीज़ दिखाने की लग्जरी की है वो ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे जाएंगे तो उसके लिए आप समय भी बर्बाद करेंगे, कुछ गलत बातें भी करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम सही रास्ते पे जाए, सही समय पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वही करें। और आखिरी में जाते वक्त मैं एक बात जरूर बोलूँगा, हर एक आदमी का कोई टारगेट है कि जैसे मुझे रिटायर होने के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, रिटायर होने के बाद 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में होने चाहिए। तो मैं वो सब बाजू में रख के आप
हर एक लोग खुद से एक ही चीज मांगिए कि जब मैं मरूंगा तब मैं यंग रहूंगा, तो मुझे यंग मरना है। ये आप टारगेट रखेंगे तो आप शरीर के लिए ध्यान रखेंगे। ये सर एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है अपने आप से भी। मैं सर चाहूँगा कि हम यहाँ अभी पॉडकास्ट ख़त्म करें उससे पहले जो भी हमारे ऑडियंस है, यंग है, ओल्ड एज है, या जो भी फिजिकली ओल्ड है या मेंटली ओल्ड है, सबके लिए एक छोटा सा थैंक यू मैसेज या थैंक यू नोट या वन लाइनर। देखिए, जैसे आयुर्वेद ने बताया है, स्वास्थ्य की रक्षण कीजिए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विधि मोक्षा। यानी आप स्वास्थ्य, आपका हेल्थ टिकाने के लिए जो भी मेहनत लेना है आप उसके लिए कीजिए। आप एक बार बीमार हो जाएंगे तो आपके पास इंश्योरेंस होगा, दवाई होंगी, लेकिन उससे आपका स्वास्थ्य वापस नहीं आएगा। डेफिनेटली सर। और सर इसी नोट पे या एक अच्छे नोट पे आपको थैंक यू के लिए एक मोमेंट हो सर जो हमने आपके लिए बनाया है, ये हम आपको देना चाहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि आज आपने आपके इतना कीमती समय हमें दिया जरूर। और इतना एक अच्छा नॉलेज शेयर किया। आज सर मैं जानता हूँ आप एक बहुत ही जाने में डॉक्टर हैं, आपकी एक बहुत अच्छी फर्म भी है डॉक्टर KD आयुर हेल्थ। मैं चाहूँगा कि कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो आपका नंबर, आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे वीडियो में लिंक भी करेंगे और वो डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। और मैं चाहूँगा आप उनको भी एक अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में लेके जाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम एंड फॉर गिविंग सच अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।